हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए हिंदी मॉक टेस्ट 1 यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए। ठीक है ना, तो तैयार हो जाइए। स्टार्ट करते हैं। किसके लिए? हिंदी मॉक टेस्ट यूपी पुलिस के लिए और लेखपाल के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूषण शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? आपको बताना है भूषण शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है। बताइए भाई, कौन सी संधि है इसमें भूषण शब्द में? बता दीजिए। तो भूषण का अगर बात करते हैं तो संधि विच्छेद अगर हम करते हैं, क्या करते हैं इसका? अगर हम संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं तो संधि विच्छेद बता दीजिए। इसका संधि विच्छेद इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा भूष और प्लस अन, क्या बन जाएगा? भूषण बन जाएगा। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? घोड़ा दौड़ता है, कौन सी क्रिया है? आपको बताना, बताइए। इसमें सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। घोड़ा दौड़ता है, आपको बताना है कौन सी क्रिया है। मैं कहता हूं घोड़ा दौड़ता है या पक्षी उड़ते हैं, तो ये क्या है? इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। अकर्मक क्रिया जिसमें क्या हो? कर्म ना होता हो। क्या हो? जिसमें कोई कर्म ना करता हो। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म जुड़ा होता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसका कौन सी हो जाएगी? घोड़ा दौड़ता है, ये अकर्मक क्रिया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवीन खाना खा चुका है, कौन सा काल है? आपको बताना भाई। नवीन खाना खा चुका है, कौन सा काल है? आसन भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आसन भूतकाल। कौन सा बन जाएगा? आसन भूतकाल हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें खाना खा चुका है, जो अभी वर्तमान में जो काम चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया हो या वर्तमान में अभी थोड़ी देर पहले ही काम किया हो, उसमें क्या है? आसन भूतकाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। कैसा घर चाहिए, कौन सा विशेषण है? बताइए भाई। परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक है, इनमें से कोई नहीं। कैसा घर चाहिए, तो आपको है ये बता दीजिए कौन सा इसमें विशेषण है। सर्वनामिक कौन सा आ जाएगा? ये आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। अगर मैं कहता हूं कैसा, अगर ये वाला कैसा है और इसमें क्या है? ये घर क्या है? घर की अगर बात करते हैं तो घर एक इसमें संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा से पहले आकर क्या है? कोई शब्द या संज्ञा की विशेषता बताता हो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसका जो है आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। परिवार शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? परिवार शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? आपको बता दीजिए। ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें विशेष परिवार का नाम नहीं है। अगर परिवार की हम बात करते हैं तो परिवार कितने सदस्यों से मिलकर बनता है? उसमें क्या है? माँ बाप, ठीक है ना, भाई, और क्या है? बहन, और इसमें और भी ईटीसी इत्यादि हो सकते हैं। तो यू क्या है? एक समूह है। क्या है? एक समूह में कार्य करेगा। किस में करेगा? एक समूह में। तो कौन सी हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आपका समूहवाचक वाला जो है आंसर इसमें ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? ये पूछ रहा है मात्रा के आधार पर। अगर हम कहते हैं मात्रा, कौन सी? मात्रा के आधार पर स्वरों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। एक होता है आपका क्या है? लघु स्वर। क्या बोलते हैं इसे? एक आपका लघु स्वर होता है, या इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक होता है आपका दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं इसे? इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है ना। एक होता है आपका प्लुप्त स्वर। कौन सा होता है? प्लुप्त स्वर। तो स्वरों को क्या है? मात्रा के आधार पे हम क्या है? दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। कितनी मात्राओं का? लघु में एक मात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अभिधम अभिधम पिटक विनय पिटक किस भाषा से लिखे गए हैं? किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में, इनमें से कोई नहीं। अगर हम पिटक की बात करते हैं, ये पिटक क्या है, किस में लिखे गए हैं? वे लिखे गए हैं आपके पाली भाषा में। कौन सी भाषा है? जो महात्मा बुद्ध ने, मैंने कहा महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो वो है आपकी पाली भाषा। और पाली भाषा को पहली देश भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहली देश भाषा कहा जाता है। याद करके रखना है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस साहित्य में, किस युग में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले गद्य साहित्य में किस युग में किया गया? आपको बताना है, छायावादी, द्विवेदी या भारतेंदु युग। तो आंसर हो जाएगा भारतेंदु। तो भारतेंदु अगर बात करते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अगर बात की जाए, हरिश्चंद्र को क्या है, हिंदी गद्य साहित्य का क्या है, अगर बात करते हैं, हिंदी गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया था? खड़ी बोली का प्रयोग किया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह वह व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? यह और वह व्यंजन, अगर मैं कहता हूं आपको यह, तो यह है अंतस्थ व्यंजन है। यह और वह, अगर मैं बात करता हूं आपसे, कौन कौन से हैं आपके अंतस्थ व्यंजन? एक आपका यह, एक आपका यह, वह, र और ल, ठीक है ना। तो यह वह र, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ये दोनों व्यंजन क्या है? इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है। इसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे लुंठित र को, और इसे ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो चारों व्यंजन को, चारों किस में आते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। किसमें? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। याद करके रख लेना भाई आपको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? आपको बताना है। देशज नहीं है, अगर देशज की बात करते हैं, जिसका जन्म हमारे क्षेत्र या देश में नहीं हुआ है, वो शब्द बता दीजिए कौन सा नहीं है। तो मैं कहता हूं लोटा भी है, बिल्कुल है। टांग भी है, ये क्या क्षेत्रीय प्रभाव से प्रभावित हुए हैं। पगड़ी भी क्षेत्रीय है। ये सरदार जो शब्द है, ये एक फारसी शब्द है। कैसा है भाई? ये एक फारसी शब्द है। ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो सरदार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सरदार हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेतु हेतु मत भविष्यकालिक क्रिया कौन सी क्रिया है? बताइए कौन सी है? बताइए हेतु हेतु तो क्या है? हेतु हेतु का अगर बात करते हैं तो हेतु हेतु का मतलब क्या होता है? ऐसी, यदि छुट्टी मिले तो मैं दिल्ली जाऊं, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब निर्भर होती है उसे हम हेतु हेतु भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। तो वो क्या है? ये वाला पहला वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यदि छुट्टी मिले तो मैं दिल्ली जाऊंगा, अगर छुट्टी नहीं मिलती तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये क्रिया, एक क्रिया क्या है? बाद वाली क्रिया पर क्या है? पहली क्रिया बाद वाली क्रिया पर निर्भर होती है, उसे हम हेतु हेतु मत भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देविंदर में कौन सी संधि है? आपको बताना है देविंदर में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? तो मैं कहता हूं आपको देवेंद्र लिखना है। क्या लिखना है? देवेंद्र। और इस पे क्या है? बीच वाले शब्द पर कौन सी मात्रा आ गई? ए की मात्रा आती हो, या बीच वाले शब्द पर ओ की मात्रा आती हो, तो उस संधि को हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम गुण संधि कहते हैं। तो मैंने कहा भाई देवेंद्र, तो देव प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद इसका देव प्लस इंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ए बन जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर क्या है? ई बन जाएगा, और दोनों को मिला दो तो ए बन जाएगा, और ए की मात्रा सीधी यहाँ पे चढ़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? देवेंद्र बन जाएगा। ठीक भाई, समझ में आ गया? तो ये कौन सी आपकी गुण संधि हो जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बताइए, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? आपको बताना है। उन्होंने कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, वो कारक बताना है। कारक बता दीजिए, बताइए भाई। वे कारक हो जाएंगे आपके 6 कारक माने। कितने माने? वैसे कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? कारकों की संख्या जो मानी गई है वो 8 मानी गई है।
8 मानी गई है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आंसर आपका कौन सा ठीक होगा, 6 वाला आपका ठीक हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, वाच्य किसके अनुसार बनता है, आपको बताना है। वाच्य किसके अनुसार बनता है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर मैं कहता हूं वाच्य को हम कर्ता के अनुसार भी बांट सकते हैं, कर्म के अनुसार भी बांट सकते हैं और भाव के अनुसार भी। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने, तो 3 प्रकार के जब होते हैं, तीनों के तीनों सामने हैं, तो उपरोक्त ये जो है आंसर जो हो जाएगा वो सभी ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सामने आपके स्क्रीन पर, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है। बताइए उसे क्या कहा, क्रिया कहलाती है, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, या वाच्य कहलाते हैं, तो वे हो जाते हैं अव्यय। अव्यय का मतलब था अव्यय, अविकारी शब्द होते हैं वे, क्या बोलते हैं उन्हें हम, अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर अव्यय हो जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने, हाँ, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है आपको बताना है भाई। 3 भेद है, 4 भेद है। मैं कहता हूं उत्पत्ति के आधार पर, अगर आपसे पूछता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पूछता है, तो आपको बताना है 4 भेद है। और वे 4 कौन कौन से, एक आपका तत्सम हो जाएगा, एक आपका तद्भव हो जाता है, और एक आपका क्या है, देशज हो जाता है, और एक आपका विदेशज हो जाता है। ये आपको याद करके रखना है चारों के चारों। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची, अगर मैं कहता हूं असुर का अर्थ क्या होता है, राक्षस होता है, तो राक्षस का कौन कौन से हैं ये पर्यायवाची, यतुधान है, बिल्कुल है, आपका सुरारी भी है और तमीचर भी है, लेकिन आपका धूम्रकेतु किसका है, ये आपका अग्नि का पर्यायवाची है। तो आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, आपका धूम्रकेतु हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अध का विलोम है, अध का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अध का मतलब होता है आधा, तो ये पूछ रहा अध का विलोम बता दीजिए। क्या इसका आधा का मतलब होता है पूर्ण, तो आंसर इसका ठीक हो जाएगा समाप्त और खत्म एक ही है। रति का मतलब होता है प्रेम, क्या होता है, प्रेम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसना का समानार्थी शब्द कौन सा है। ऐसना, ऐसना का अर्थ क्या होता है, अगर मैं पूछता हूं ऐसना का अभिप्राय है अभिलाषा, क्या है, इसे अभिलाषा भी कहा जाता है। अभिलाषा, किसी से अभिलाषा हो, उम्मीद हो, और लोभ नहीं होगा, ना प्यार होगा, ना लालच होगा, ये तीनों क्या है, इसके समानार्थी नहीं है। आंसर इसका जो हो जाएगा अभिलाषा हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उस वाक्य के लिए, हाँ, इस वाक्य के लिए शब्द है, बताइए। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे क्या कहा जाता है, ऐसा है अवीरा, अबला, या क्या है, एकल्य। तो अगर मैं कहता हूं उसे अवीरा कहा जाता है, इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, अवीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। लोक उक्ति का सामान्य अर्थ क्या है, बता दीजिए। लोक उक्ति का सामान्य अर्थ, लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोक के लिए की अच्छी बातें, तो क्या हो जाएगा, लोक की उक्ति हो जाता है इसका सही करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। अंक शब्द का कौन सा, अंक का मतलब क्या है, ये है, अंक का मतलब गोद है, चिन्ह है, संख्या है। तो अंक का मतलब गोद भी होता है, चिन्ह भी होता है और संख्या भी होता है। तीनों ही क्या है, ये इसके, अगर मैं कहता हूं समानार्थी शब्द है। कैसे है, ये इसके समानार्थी शब्द हैं। जो शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है, वो अंग नहीं है, वो आपका अर्थ क्या है, आंसर हो जाएगा अंग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, सर्वनाम, संज्ञा, परसर्ग, या इनमें से कोई नहीं। हिंदी के शब्दों के बाद जुड़ने वाले, जो शब्द के बाद जुड़ते हैं उसे हम परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम परसर्ग कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। और परसर्ग की अगर बात करते हैं तो उन्हें हम प्रत्यय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं,
प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है भाई, उन्हें हम प्रत्यय भी कहते हैं। जो शब्द के बाद जुड़ते हैं, जो शब्द के बाद में आकर उनके अर्थ में जो चेंजिंग कर देते हैं, उन्हें हम परसर्ग या प्रत्यय भी कहते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेषण भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। बताइए भाई, विशेषण यानी कि विशेषण भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। बताइए भाई, इसमें रेखांकित इसका पूछ रहा है, इसमें कौन सा समास है जो आपको आजीवन में। तो आजीवन का अर्थ क्या होता है? अगर मैं कहता हूं आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर। मेरी बात समझ रहे हो? जीवन भर, ठीक है ना, जीवन भर। अगर मैं बात करूं आपसे तो इसका अर्थ होता है जीवन, जीवन भर, जीवन भर यानी कि जीवन भर। तो ये क्या है जीवन भर में, इसमें क्या लगा हुआ है? यहाँ पे एक शब्द लगा हुआ है आ, और आ क्या है? अगर बात करते हैं तो उपसर्ग है। ये क्या है? एक, अगर किसी शब्द के पहले उपसर्ग लगा होता है तो उसे हम क्या है, कौन सा समास मान सकते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे? हम अवयवी भाव समास कहते हैं। समझ में आ गया भाई? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह क्या कहलाता है? तो मैं कहता हूं जैसे राम स्कूल जाता है। मैंने कहा राम स्कूल जाता है, तो आपने कहा कहाँ जाता है? स्कूल। तो आपने कहा राम क्या हो जाएगा इसमें? एक उद्देश्य। तो राम के बारे में बताया जा रहा, राम जाता है। कौन जाता है? राम। तो राम क्या हो जाएगा? उद्देश्य। तो वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो बताई जाती है, तो राम कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। स्कूल क्या इसमें एक विधेय हो जाता है। क्या हो जाता है? विधेय हो जाएगा। चलिए भाई, और जाता क्या है? अगर जाता की बात करते स्कूल जाता है, तो ये पूरा पूरा क्या है, इसमें एक विस्तार रूप हो जाता है इसका। ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मेरे को बाजार जाना है। अब मैं कहूं कि अगर मैं इसे एक शब्द लिख दूं कि मुझे बाजार जाना है, सही वाक्य क्या होगा? मुझे बाजार जाना है। तो मैंने कहा मुझे बाजार जाना है, ये बिल्कुल शुद्ध है। तो मुझे अगर क्या कहता हूं तो मुझे या मैं या मुझको, ठीक है ना। तो आई आ गया और क्या है, यानी कि मैं आ गया। और मैं क्या हो जाएगा अगर बात करता हूं तो इसमें क्या हो जाता है? ये आपके कौन से हो जाएंगे? ये आपके सर्वनाम हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है भाई। तो ये क्या है? तो ये आपका कौन सा हो जाता है? सर्वनाम के अनुसार क्या है, इसमें जो है अशुद्धि थी वो आपको क्या है, ठीक कर दी गई है। मेरे नहीं, मुझे बाजार जाना है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए भाई, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, बता दीजिए शुद्ध शब्द कौन सा है? आगामी, केंद्रीय, अधीन या दीक्षा। तो दीक्षा कैसे लिखी जाती है? अगर दीक्षा की हम बात करते हैं तो दीक्षा लिखी कैसी जाती है? दीक्षा, तो दीक्षा ऐसे लिखी जाती है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो केंद्रीय, अगर मैं बात करता हूं तो केंद्रीय कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। और आगामी, आगामी ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अधीन इसमें जो है करेक्ट है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है? आपका अधीन। ठीक है ना, अधीन इसका जो है शुद्ध शब्द है। मेरी बात समझ रहे हो? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? बताइए भाई, साहित्य में रस का अर्थ बता दीजिए। साहित्य की मिठास, किस रस का आनंद, किस फल का स्वाद, या साहित्य में मिलने वाली आनंद की अनुभूति। तो ये आपका हो जाएगा पहले वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहा जाता है? छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहा जाता है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि गण का निर्माण 3 वर्णों से होता है या 3 शब्दों से, तो आप कहोगे सर इसका निर्माण जो होता है वो 3 वर्णों से मिलकर होता है। जैसे मैं कहता हूं क्या है, एक मैंने लिख दिया यमाता, तो यमाता में क्या है? 3 वर्ण है, 1 2 3, 3 वर्णों से इसका निर्माण होता है। तो आप कहते हो 3 वर्णों के समूह को ही क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। छंद। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, उसे बता दीजिए। रस, अलंकार या छंद या गुण। तो मैं कहता हूं वो क्या है? अर्थ हो जाएगा। जो क्या है शोभा बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अलंकार कहते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को
आदिकाल को क्या संज्ञा दी है बता दीजिए। चारण काल, आदिकाल, वीरकाल या बीजोपन काल। तो उसने कहा है बीजोपन काल। क्या कहा है? बीजोपन काल कहा गया है। ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंदी समाचार पत्रों में बंगदूत प्रकाशित कब हुआ? तो अगर बंगदूत की बात करते हैं तो ये हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय और हेराल्ड की सहायता से ये हुआ था। ठीक है ना, हेराल्ड की सहायता से। और ये जो है हेराल्ड के नाम से ये अंग्रेजी में छपा था, लेकिन क्या है 4 भाषाओं में छापा गया 1829 में। कब छापा गया? 1829 में छापा गया। वह 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? एक तो थी आपकी बंगला, एक आपकी उर्दू, एक आपकी हिंदी, ठीक है ना, ये आपकी, और इसके बाद में अंग्रेजी में तो छपाई था ये। ठीक है भाई, तो इन भाषाओं में ये छापा गया था। ठीक है ना, और फारसी भी इसमें लिख देना, फारसी भाषा में भी छपा था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? जिस शब्द में आई की मात्रा और आओ की मात्रा आती हो उस संधि को क्या कहा जाता है? जैसे मैंने कहा भाई सदाओं पे कौन सी मात्रा? 2 आई की मात्रा है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा वनोस, अब क्या है महोत्सव, अब क्या है सदाओं, सदाओं पे क्या है? आई की मात्रा हो। अगर बीचों बीच शब्द पे किसी पे आई की मात्रा आती हो तो उसे हम क्या है? वृद्धि संधि कहते हैं या दीर्घ संधि कहते हैं। उसे हम कहते हैं क्या है? वृद्धि संधि। ठीक है ना, तो आपका आंसर ये ठीक हो जाएगा दूसरे वाला। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है। बताइए कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है? कविता के प्रतिमान, यमगाथा, हिंदी साहित्य का इतिहास या निबंध संग्रह। बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये जो है कौन सी पुस्तक है। ठीक है ना, कमेंट करना, आप जरूर कमेंट करके इसमें बताना है कि कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ये आपके होमवर्क में कमेंट करके आपको बताना है। चलिए भाई, तो इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बताइए ये कौन सा वाक्य है? आपको बताना है। आज्ञावाचक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या समानाधिकरण उपवाक्य है या उपवाक्य है? बता दीजिए इनमें से कौन सा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो एक क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है। कैसा हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है भाई, कौन सा है? आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं आपसे एक ये पूछता हूं कि ये जो है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, छायादार किस प्रकार का शब्द है? छायादार बता दीजिए, छायादार किस प्रकार का है? मैं कहता हूं कि छायादार को अगर हम छोड़ते हैं तो छाया और प्लस दार, और दार की अगर बात करते हैं तो इसे बोलते हैं आपकी फारसी। ये शब्द आपका फारसी है और छाया जो है आपका संस्कृत का है, एक शब्द है। और जब दो क्या है, जब किसी शब्द का निर्माण 2 अलग अलग भाषाओं से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका संकर शब्द हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका जवाब जरूर जो है लिख कर भेजना। ठीक है ना, तो ऐसी वीडियो आपकी मॉक टेस्ट मैंने शुरू कर दिया है हिंदी का, आपको मॉक टेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है ना, तो ओके बाय, फिर मिलते हैं आपको सेम टाइम। ठीक है ना भाई, तो आप जरूर जो है इसे सब्सक्राइब जरूर करना भाई। अगर सब्सक्राइब जरूर करना और इसे शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।